दोस्तों आइए शुरुआत करें। आज के कुरुक्षेत्र के मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शहजाद पूनावाला जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। पूनावाला साहब, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। संजीव झा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजीव जी का स्वागत है। और हमारे साथ दो बहुत ही मशहूर जाने माने डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर सौमित्र रावत, पद्मश्री डॉक्टर सौमित्र रावत। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके बारे में बता दूं जरा व्यूअर्स को कि आपको याद होगा दूसरी लहर जब चल रही थी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई थी जिसके जिम्मे बहुत सारे काम दिए गए थे, ऑक्सीजन का आवंटन वगैरह वगैरह और वैक्सीन का किस तरीके से रखरखाव हो रहा है, उसको कैसे उसको बांटना, बहुत सारे विषय थे उसमें। तो उसमें एक सदस्य डॉक्टर साहब भी थे। डॉक्टर अरविंद कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी एंड लंग ट्रांसप्लांट। डॉक्टर साहब का अपना एक तरीका है लोगों को समझाने का, बड़ी सरल शब्दों में अपनी बात कह जाते हैं और बहुत पते की बात लोगों तक पहुंच भी जाती है। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका भी। अगर संजीव जी जुड़ गए हमारे साथ तो हमको बता दें, उनका फोन नहीं आया था अभी तक। तब तक शहजाद जी से शुरुआत करते हैं। शहजाद जी देखिए, अच्छा अरविंद जी, संजीव जी जुड़ गए। शहजाद जी पहला रिएक्शन उनसे लेना चाह रहा था, जुड़ गए मेरे साथ अब जी। संजीव जी, हम पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं, पहले तो पिछले रविवार से मुख्यमंत्री जी ने कहना शुरू किया था कि जो एट रिस्क कंट्रीज हैं जहां पर ये ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया है वहां से फ्लाइट्स रोक दी जाएं। 2 दिन पहले 3 दिन पहले जब ये वेरिएंट आ गया भारत के अंदर तब हमने देखा दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा दुख की बात है कि हम नहीं रोक पाए, हमने वो फ्लाइट्स नहीं रोकी और आखिरकार ये वेरिएंट आ गया। और आज मैंने देखा सौरभ भारद्वाज जी ने एक तस्वीर जो है वो ट्विटर पर शेयर की हुई, अगर उसको भी हम ले लें स्क्रीन पर, जिसमें उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट का हाल दिखाते हुए एक ट्वीट को रीट्वीट किया हुआ और कहा कि पहले तो बीजेपी दिल्ली का ये हाल करेगी और उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री को बदनाम करेगी दिल्ली के हालात के लिए। यानी आपको पहले ही लग रहा है कि दिल्ली में मामले अब बढ़ने जा रहे हैं और इसके लिए पहले ही बीजेपी को दोषी या केंद्र सरकार को दोषी ठहराना शुरू हो चुका है। सौरभ भाई, आपको याद होगा जब कोरोना का सेकेंड वेव था उसमें में भी ये बातें चल रही थी कि अगर फ्लाइट समय से बंद हो गया रहता तो शायद देश में ये हालात नहीं होता। कई बार लोग कहते हैं कि अगर पासपोर्ट वाले की गलती थी और आधार कार्ड वाले को भुगतना पड़ा। अब फिर देखिए, ये जब से ये ओमिक्रॉन वेरिएंट की बातें कई कंट्रीज में आने लगी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि वो तमाम कंट्री जहां पे ये वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है वहां की फ्लाइट को बंद कर दिया जाए। बहुत सारे कंट्री ने बंद किए भी हैं, लेकिन हमने बंद नहीं किया। अब एयरपोर्ट की जो हालात है, जिस तरह की भीड़ है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना मुश्किल सा हो रहा है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कहते हैं कि ये वेरिएंट बहुत तेजी से स्प्रेड करता है, अपनी म्यूटेशन बहुत तेजी से चेंज करता है, तो इससे ज्यादा तेजी से फैलने की खतरा है। अब देखिए, आज दिल्ली में लगभग 17 लोग कोरोना पॉजिटिव थे। 12 लोगों का अभी जब जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया तो एक व्यक्ति ये पाया गया जो इससे ओमिक्रॉन से प्रभावित है जी। तो मुझे यह लगता है कि अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो कहीं फिर ये जो दूसरे वेव में जो खतरा था, कहीं वो खतरा फिर न हो। चुकी दिल्ली कैपिटल है और दिल्ली में पूरे विश्व से लोग चलकर आते हैं, तो दिल्ली सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट रहता है। तो इसीलिए ये चिंता मुख्यमंत्री जी ने भी जाहिर की थी, हम लोग की भी चिंता या आपकी भी चिंता होनी चाहिए कि इसमें थोड़ा अपना सख्त रवैया अगर अपनाएंगे तो जो कहर हमने सेकेंड वे में देखा था वैसे कहर से हम सब लोग बच पाए। इसमें बहुत सारे सवाल हैं कि क्या हम किसी भी तरीके से कोरोना के किसी भी स्वरूप को देश में आने से रोक सकते हैं। आप ट्रैवल कुछ दिनों के लिए बंद कर सकते हैं, वो होते अब दर्जनों देशों तक पहले पहुंच चुका है। बहरहाल आपने चूंकि सीधे केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बताई, फ्लाइट्स डिले करते, अभी वहां से लोगों की आवाजाही पर रोक होती तो शायद अभी नहीं तो कुछ दिन मिलते हमको इसको स्टडी करने के लिए, इस वेरिएंट को, हमें इसके बारे में और पता चलता। लेकिन अभी हमारे देश में आ चुका है। किसकी गलती है शहजाद पूनावाला साहब? देखिए सौरभ जी, जब हम एक महामारी के विषय में, कोरोना जैसी महामारी के विषय में बात करते हैं तो मुझे लगता है इस पर राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति के तौर पर बात रखनी चाहिए। और मैं इसलिए दोषारोपण नहीं करूंगा, मैं केवल आपको कुछ तथ्य बताऊंगा और 2 बहुत वरिष्ठ पैनलिस्ट हमारे साथ बैठे हैं, वो मेरी बात को तस्दीक करेंगे। इस जो वेरिएंट की जो है पहली रिपोर्टिंग साउथ अफ्रीका में हुई। जब साउथ अफ्रीका में रिपोर्टिंग हुई, मुझे लगता है 24 नवंबर तिथि थी और उसके 24 घंटे के भीतर यहां पर भारत सरकार ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया था। अगर आप पहला केस देखेंगे, जो भारत में पहला केस बेंगलुरु से आया, मैंने उनकी सारी 5 केसेस की हिस्ट्री पढ़ी है। पहला केस बेंगलुरु में 20 नवंबर को व्यक्ति बेंगलुरु पहुंचे थे। जो दूसरा केस है पेशेंट 1 जिसको कह सकते हैं, पेशेंट 0 और पेशेंट 1 जो बेंगलुरु में है, उनका तो कोई ट्रैवल हिस्ट्री है ही नहीं और उनकी भी डेट ऑफ टेस्टिंग देखे तो 22 नवंबर है। मतलब कि साउथ अफ्रीका में जब ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिटेक्ट हुआ, रिपोर्ट हुआ, और देखिए रिपोर्ट होना इसका मतलब ये नहीं
कि वहां पर पहला पाया गया है। आप कह सकते हैं गारंटी के साथ कि ये साउथ अफ्रीका में ही ये मिल रहा है वेरिएंट, और ये बाकी के जो 11 देश है उसके अलावा ये कहां से नहीं आ रहा है। इसीलिए WHO ने भी यही सुझाया है कि एक कंप्लीट बैन नहीं किया जा सकता। मेरे मित्र हैं आम आदमी पार्टी के MLA संजीव भाई, उनको पता होगा कि ज्यादातर कंट्रीज ने बैन नहीं किया है, कुछ चंद कंट्रीज ने बैन किया है, परंतु ज्यादातर कंट्रीज ने भारत की तरह एक सेंसिबल गाइडलाइंस डाले। और इसके पीछे दो कारण है, दो कारण मैं आपको एक कारण बताता हूं। एक तो है इकोनॉमी पर असर, पर उसको एक मिनट के लिए दूर रखते हैं। दूसरा कारण नेचर्स मैगजीन, यहां पर बैठे पैनलिस्ट जानते होंगे, साइंटिफिक जर्नल है, उन्होंने बोला कि इस प्रकार से जो बैन कर देते हैं, प्रतिबंध लगाने से जो रिसर्च ओमिक्रॉन पे होनी है उसमें धीमी गति आ जाती है। और यह हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक्चुअली एक खतरा है कि अगर धीरे कर देंगे इस रिसर्च को ओमिक्रॉन पर, तो इसका क्या प्रभाव हो सकता है वो हम नहीं जान पाएंगे। इसीलिए हमने जो भी WHO गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर रहे हैं। अभी हमारे पास 11 लिस्ट है कंट्रीज ऑफ रिस्क की। उन कंट्रीज ऑफ रिस्क में हमने ऑलरेडी, प्रधानमंत्री ने तो 27 तारीख को मीटिंग, 27 तारीख को मीटिंग ली थी, उसमें उन्होंने तमाम ऑफिशियल्स को बताया था। उसके बाद राजेश भूषण जी ने मीटिंग ली थी, स्टेट्स को उन्होंने सूचित कर दिया है कि किस प्रकार से गाइडलाइंस को फॉलो करना है। मुझे बस 10-15 सेकंड और अपनी बात को समाप्त कर सोच रहे हूं। मैं सिर्फ हमें तो ये बताया गया था कि 15 दिसंबर से पहले फ्लाइट शुरू होनी थी, नॉर्मल शेड्यूल फ्लाइट्स जो होती हैं अलग अलग देशों से, उसको भी फिर टाल दिया गया जब ओमिक्रॉन आया कि वो बाद में होगा। तो फिर ये इन देशों से लोग हमारे देश में आ कैसे रहे हैं? जी देखिए, जो रेगुलर शेड्यूल्ड इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो 15 दिसंबर से शुरू होने वाली थी, उसको अभी आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने जब 27 तारीख को मीटिंग ली, तब उन्होंने ही कहा था कि देखिए हमें इंटरनेशनल ट्रैवल को एक बार फिर से रिव्यू करना होगा। ये बाकी लोगों ने सुझाया, उससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा था। और गृह मंत्रालय, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह निर्णय किया कि अभी के लिए हमें शेड्यूल्ड इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कुछ दिनों के लिए टालना पड़ेगा। जो बाकी की फ्लाइट्स जो आती है एक स्पेशल एयर बबल वगैरह अरेंजमेंट में, उन फ्लाइट्स को अभी हम लोगों ने शुरू रखा है। परंतु जो 11-12 कंट्रीज ऑफ रिस्क है, वहां पर एक स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल प्लेस कर दिया गया है। वो प्रोटोकॉल के तहत उनकी टेस्टिंग वहां पर होती है। फिर वो नेगेटिव टेस्ट होने के बावजूद, अगर यहां पर आकर नेगेटिव टेस्ट होते हैं, फिर भी 7 दिन क्वारंटीन में रहते हैं। उसके बावजूद फिर एक बार फिर 8वें दिन पर टेस्टिंग होती है और उस हिसाब से हम काम करें। पर मैं आपको 2 पॉइंट सिर्फ तुरंत बताना चाहता हूं। एक पॉइंट तो ये देखिए, आपको याद है एक मुख्यमंत्री है हमारे जिन्होंने सिंगापोरियन वेरिएंट नाम से एक वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन बता दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे बच्चों की जान चली जाएगी उस वेरिएंट से। उन्होंने कहा था सिंगापुर से आने वाली हर फ्लाइट को बैन कर दीजिए। क्या हुआ उसके बाद? वो थर्ड वेव तो आई नहीं, बच्चे सुरक्षित है, आज भी टचवुड आगे भी रहेंगे, परंतु सिंगापुर के साथ जिस तरीके से छिछालेदार हुई, तो इसीलिए यह राजनीतिक लोगों का काम नहीं है, यह साइंटिफिक कम्युनिटी का काम है। मुझे याद है कुछ पत्रकारों ने कहा था 30 करोड़ 40 करोड़ लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे थर्ड वेव में। अरे आपका काम है बेड्स देना, आपका काम है 30,000 बेड जो आपने कहा था आप देंगे 5 साल में, वो बेड तैयार करना। आपका काम है अभी इन सब बातों पर आगे बात करेंगे, लेकिन चलिए टैंकर की व्यवस्था करना। आपने वो बात की शुरुआत में कहा कि हमारे साथ दो बहुत वरिष्ठ पैनलिस्ट और मौजूद हैं। मुझे लगता है कि उनसे हम फैक्ट्स पर बात करेंगे। आप लोग घबराए ना, डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर सौमित्र, मैं आपको किसी राजनीति में नहीं घसीटूंगा, लेकिन जो सवाल है उपजे उनके जवाब आपके जरिए जरूर हम लेना चाहेंगे। डॉक्टर रावत, सबसे पहले क्या दुनिया में कहीं कोई कोरोना का स्वरूप बदले, कोई म्यूटेशन के बाद नया वेरिएंट आए, उसको कोई देश हमेशा के लिए क्या प्रिवेंट कर सकता है अपने यहां आने से? ओमिक्रॉन के संबंध में क्या इसे आना ही था? आई थिंक सौरभ जी आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कोरोना वायरस में इतने ज्यादा वेरिएंट अभी तक हो चुके हैं, आपने भी देखा होगा ये 5वां वेरिएंट है जिसको कि WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और अब ओमिक्रॉन। अब हमें यह देखना है कि WHO करता क्या है। कभी भी म्यूटेशन होता है, हर महीने आपके कोरोना में 1, 2 या 3 म्यूटेशन हो रहे हैं। जब थोड़ा सा वो फैलने लगता है उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बताते हैं, उसके बाद वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताते हैं। वेरिएंट ऑफ कंसर्न में मोर इन्फेक्शियस होना चाहिए, जो कि ये ओमिक्रॉन लग रहा है कि ये 4 या 5 टाइम्स ज्यादा इन्फेक्शियस है। मोर विरुलेंस का अभी सौरभ जी पता नहीं है। साउथ अफ्रीका से जो रिपोर्ट आ रही है वो कह रहे हैं माइल्ड पेशेंट हैं,
सीरियस पेशेंट है नहीं, और जो कंट्रीज है वहां से भी ये आ रहा है कि माइल्ड डिजीज है। जी। तीसरी चीज होती है इम्यून एस्केप मैकेनिज्म, जहां पर कि जो हमने वैक्सीन ली है उसकी एफिकेसी में थोड़ा कमी हो जाती है। वो हमने डेल्टा के टाइम में भी देखा था कि जो एफिकेसी 80-90% होती है उसमें 10% की कमी आ जाती है। जी। उसकी भी स्टडीज अभी चल रही हैं। अगले 2 हफ्ते में हमें विरुलेंस के बारे में, इम्यून एस्केप मैकेनिज्म के बारे में पता लगेगा। अभी हमें पता नहीं है, लेकिन वही है, अगर आपने वैक्सीन ली है, अगर आपको इन्फेक्शन भी होता है वो माइल्ड होता है, सीवियर या जो आईसीयू में एडमिट होते हैं वो रेयर होते हैं। वो हमने डेल्टा के टाइम पे भी पता किया है जी। लेकिन हम सब लोगों को एकजुट होके कोरोना से लड़ाई लड़नी है। मुझे जो डर लगता है कि आप खुद देखिए, जनरल पब्लिक जो हैं, किसी भी स्टेट में आप देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए और किसी स्टेट में देख लीजिए, हमारी जनरल पब्लिक ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पिछले 1-2 महीने से कम हो गया था। अब जो हमें सतर्कता रखनी है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी है। घर से बाहर निकले मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। और जिन लोगों ने एक ही वैक्सीन ली है उनसे मेरी बहुत 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 ज्यादा गुजारिश है, सेकंड वैक्सीन लीजिए। अभी बहुत सारे हमारे पब्लिक है जिन्होंने सेकंड वैक्सीन नहीं ली है, रिलक्टेंस थे, जब वो देख रहे थे कोरोना कम हो रहा है। कई लोग थे जिन्होंने सेकंड डोज नहीं ली है। और आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा, जैसे ही ये ओमिक्रॉन का नाम आया, लोगों ने वैक्सीन लेनी फिर शुरू कर दी है। 1 करोड़ वैक्सीन लगी है कल और 70 लाख परसों लगी है। और हमें जो अवॉइड मास गैदरिंग करना है, जहां पर बहुत सारी मास गैदरिंग है, वेदर इज रिलीजियस, वेदर इज सोशल, वेदर इज पॉलिटिकल, और स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस सारी गवर्नमेंट कर रही हैं। सर, डॉक्टर साहब, मैं इसी इशू पर आपके पास आऊंगा, चूंकि आप उस टास्क फोर्स के भी सदस्य थे। तो अब इस वक्त जब ये नया वेरिएंट आ गया है, भले ही मामले हमारे यहाँ भी नहीं बढ़े, भगवान करे बिल्कुल ना बढ़े आगे, लेकिन अब प्रिपेयर्डनेस कैसी होनी चाहिए और उसकी क्या गाइडलाइंस है सरकारों की? उससे पहले डॉक्टर अरविंद कुमार के पास जाकर एक बार फिर से जो पॉलिटिकल सवाल आते हैं, इसको एक बार हम इसका एक जवाब ढूंढ लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कि जैसा अभी शहजाद पूनावाला कह रहे थे कि जो 2 केस आए बेंगलुरु में, उसमें से एक व्यक्ति की तो कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, फिर उस व्यक्ति को कहां से ओमिक्रॉन आ गया ये अब तक समझ में नहीं आया। दूसरी बात, नेदरलैंड्स ने यह कहा कि साउथ अफ्रीका से 11 दिन पहले हमारे यहां आ चुका था, तो हमें तो अभी ओरिजिन ही नहीं मालूम है इसका। सो कोई भी व्यक्ति ये कहे कि आपने फ्लाइट्स नहीं बंद करी या इस देश से कोई व्यक्ति को आपने कैसे आने दिया इसलिए यहां पे आ गया, क्या यह वाजिब क्रिटिसिज्म है? डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर साहब की आवाज नहीं आ रही है, देखें कहीं म्यूट तो नहीं है आपका सिस्टम। जी जी, अब आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, बोलिए। जी, मैं सोचा आपने ये पॉलिटिकल सवाल हमारे दोनों माननीय पॉलिटिकल लोग, अच्छा ठीक है, आपका क्वेश्चन देखिए, मैं सौरभ जी इसको बिल्कुल एक मेडिकल एंगल से क्लियर कर दूं कि जो ये ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ था, 24 नवंबर को डिटेक्ट हुआ था, वो सैंपल 9 नवंबर को कलेक्ट किया गया था। और अब हमें यह भी पता लगा है कि जो नीदरलैंड में जिसको डिटेक्ट किया गया है, वो एक्चुअली सैंपल उससे भी पहले कलेक्ट हुआ था। अगर हम 9 नवंबर को भी एक स्टार्टिंग पॉइंट मांगे तो 9 से 24 के बीच में सैकड़ों हजारों लोग, और नॉट जस्ट साउथ अफ्रीका और बहुत सारे कंट्रीज से, वो पूरे दुनिया में घूम रहे थे, इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये डिटेक्ट भले ही अभी पिछले कुछ दिनों में हुआ है, लेकिन आई थिंक ये सब जगह फैल गया है। और एज ए डॉक्टर मैंने पिछले 3 दिन में हर चैनल पे ये बात कही है कि हम ये मान के चलें कि ये हमारे हर शहर में मौजूद है, देरी सिर्फ उसके डिटेक्ट होने की है। तो इसलिए कुछ कंट्रीज से आप फ्लाइट बंद भी कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि उससे इसकी एंट्री रुकेगी, क्योंकि इसकी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। अब केवल डिटेक्ट हुए जाने की बात है।
आपको याद होगा पिछले साल भी जब कोरोना आया था तब ऐसा ही हुआ था। एक जगह पहला केस डिटेक्ट हुआ, ब्रेकिंग न्यूज बना, दूसरे जगह बना और कुछ समय के बाद वो फिर पूरे देश में फैल गया। ऐसा ही इसके साथ भी होगा। तो उसकी डिटेक्शन एयरपोर्ट पे बहुत सीरियसली, देखिए जो पिक्चर दिखाई गई है अगर वैसा हो रहा है तो वो एक गलत चीज है, उसको रेक्टिफाई किया जाना है। लेकिन मैं नहीं मानता कि कुछ जगहों से, चुनिंदा देशों से फ्लाइट्स को रोके जाने से हम इसकी एंट्री को रोक पाएंगे, क्योंकि इसकी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। सौरभ जी, आपने जो बात की उसमें एक चीज ऐड करते हुए फिर मैं संजीव जी के पास जा रहा हूं। हम लोग 2 दिन पहले बात कर रहे थे आईसीएमआर के पूर्व डीजी प्रोफेसर गांगुली सर, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा जब भी कोई नया वेरिएंट पकड़ा जाता है, डिटेक्ट होता है, तो आप मान के चलिए कि वो उससे पहले फैल चुका है ऑलरेडी, तभी आप उसको डिटेक्ट कर पाए। तो आपके बीच में वो ऑलरेडी है, पहले से है, डिटेक्शन से पहले से, जो बात कुछ हद तक अभी डॉक्टर अरविंद भी कह रहे थे। संजीव जी, फिर भी आप कहेंगे कि ये किसी सरकार की कमी थी, लापरवाही थी कि ये वेरिएंट आ पाया? और देखिए, जब सेकेंड वेव के आने से पहले कोई एक्सपर्ट ये प्रेडिक्ट नहीं कर रहे थे कि इनकी फैटेलिटी इतनी ज्यादा होगी, लेकिन जब ये हुआ हमने भी और आपने भी नजारा देखा, और भगवान न करे कभी दोबारा वो नजारा हमें देखने को मिले। तो बीइंग अ गवर्नमेंट भी और एक जनता होने के नाते भी हम लोग सशंकित जरूर हैं। अब क्या एप्रोप्रिएट स्टेप होना चाहिए? अगर किसी कंट्री में हो सकता है प्रिडिक्ट नहीं हो रहा और किसी कंट्री में बहुत ज्यादा हो रहा है, तो फिर कुछ प्रिकॉशंस तो लेने पड़ेंगे। और कुछ बहुत सारे कंट्री ने, अभी शहजाद जी भी कह रहे थे कि बहुत सारी कंट्री ने इसको बैन किया है, जापान जैसे कंट्री ने इसको बैन किया है। तो मुझे यह लगता है कि अगर मान लीजिए अब शेड्यूल्ड फ्लाइट आप नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी स्पेशल फ्लाइट आ रहा है और उस कंट्री में बहुत तेजी से फैल रहा है, तो क्या अगर हम उसको रोक देंगे तो आपको नहीं लगता है कि वो जिस तेजी से वहां पे है वो तेजी हमारे ऐसे लोग हमारे पास चलिए, ठीक बात है आपकी। तो बेसिकली एक ये कॉन्शियस एफर्ट तो लेना पड़ेगा। और चूंकि दिल्ली, जैसा मैं तो अपनी संजीव जी, मैं तो आपकी बात को एक कदम आगे बढ़ के अब ये कह रहा हूं। अब तो हमें ये मालूम है कि ये महाराष्ट्र में आ चुका है, ये गुजरात में आ चुका है, दिल्ली में आ चुका है, कर्नाटक में आ चुका है। तो अब तो हमारे देश के अलग अलग स्टेट्स में, तो ऐसे तो बहुत सारे स्टेट्स होंगे जो कहेंगे कि भाई अब इस स्टेट का आदमी मेरी स्टेट में ना आए क्योंकि इसके यहां मामला पकड़ा गया है। तो फिर तो हमें, अब आप बाहर का छोड़िए, अब तो हमारे देश के अंदर है। नहीं, देखिए, ये कोई आज से बात नहीं हो रही है, पिछले 10-15 दिन से ये बातें हो रही हैं। उन तमाम कंट्री जहां पे बहुत तेजी से फैल रहा है वहां के फ्लाइट को रोका जाए। अब वही कहा कि अब दिल्ली में भी कैसे जाए हैं, फिर उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया जा रहा है, सभी अपने स्पेशल अरेंजमेंट करेंगे। लेकिन जब हम कहते हैं कि हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं, तब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करते हैं ना। तो हमें था कि स्टेप 1 ये है कि अगर बहुत तेजी से जहां फैल रहा है वहां की फ्लाइट को रद्द कर दिया जाए। और भी बहुत सारे स्टेप हो सकते हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हमारे आप कंट्रीज में अलग अलग स्टेट में है, तो उनके लिए क्या स्टेप लेने पड़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम हाथ पर हाथ धरे रख के बैठ जाएंगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा। चलिए ठीक है, अभी शहजाद आपकी बात का जवाब देंगे। मुझे लगता है जो दोनों एक्सपर्ट्स ने बोला, खासकर डॉक्टर अरविंद ने बड़ी क्लियरली बोला, अभी इसका ओरिजिन भी हमको नहीं मालूम है कि कहां से आया है ये। हमारे देश में एक व्यक्ति जिसको हुआ पहले 2 में से, वो कहीं विदेश गए नहीं तब भी उनको हो गया। तो हम ये कैसे मान लें कि ये फला देश से ही आया है? फिर भी आपने कहा उस वक्त तो जो डेटा हमारे सामने था उसके बिना पर मुझे थोड़ा समय दीजिए। आपका कहना है वो केंद्र सरकार ने नहीं लिया। ठीक है, शहजाद पूनावाला। सौरभ जी, मैं आपको एक के बाद एक स्टेप्स गिनवाना चाहता हूं, क्योंकि आज ये महत्वपूर्ण विषय पर पूरी देश की जनता आपके माध्यम पर मेरी बातों को और इस डिबेट को देख रही है और हमारे एक्सपर्ट्स को भी सुन रही है। हमने स्टेप 1 सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें पहले तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार प्रधानमंत्री खुद के एक एक्सपीरियंस से, खुद के अपने एग्जाम्पल से, और हमारी जो व्यवस्था है केंद्र राज्यों को बार बार चेता रही है कि इसको आपको 100% फॉलो करना है। दूसरी बात, वैक्सीनेशन पर अभी आईसीएमआर का आप देख लीजिए बयान, या हमारी केंद्र मंत्रालय का, हेल्थ मिनिस्ट्री का बयान देख लीजिए। अभी तक यही कहा जा रहा है कि द वैक्सीन आर इफेक्टिव अगेंस्ट ओमाइक्रॉन। ऐसा कोई भी डेटा नहीं है कि ये ओमाइक्रॉन के खिलाफ इफेक्टिव नहीं है। इसीलिए आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने 127 करोड़ डोजेस दिए हैं। कल 1 करोड़ डोज जब लगे तब 50% आबादी को फुल्ली वैक्सीनेट करने का काम, और कम से कम 1 डोज
85% आबादी को देने का काम हमारे भारतवर्ष में हो, जबकि हमने यूनाइटेड स्टेट से 1 महीने बाद में शुरू किया था। और देखिए, ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न तो है, परंतु ये वेरिएंट ऑफ पैनिक नहीं बन सकता। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात क्योंकि देखिए, हमने फ्लाइट्स रोक भी ली। ये फ्लाइट रोकना मेन चीज नहीं है, हमें पहले तो वैक्सीनेट करना है। आपको मैं बता सकता हूं, आज हिमाचल प्रदेश पहला वो राज्य बना है जिसमें कि 100% अडल्ट पॉपुलेशन जो एलिजिबल है उसको वैक्सीन दोनों डोज लग चुके हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, त्रिपुरा हो गया, इसके अलावा कई सारे राज्य है, उत्तराखंड है, गोवा है, गुजरात है, यहां पर 90% से ज्यादा पहला डोज, 50% से ज्यादा दूसरा डोज हो चुका है। पर कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, महाराष्ट्र हो गया, जैसे तमिलनाडु हो गया, जैसे और भी कुछ स्टेट्स है, राजस्थान हो गया, वहां पर पहला डोज 90% पहुंचा नहीं है और दूसरा डोज 50% के नीचे है। तो वैक्सीनेशन, जब आपके पास 22 करोड़ डोजेस सेंटर की पड़ी हुई है, आप तुरंत उसको वैक्सीनेट कराइए। और आपको मैं बताऊं एक बात, महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी, अभी मुझे किसी ने बताया है, महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी ने 10 महीने बाद पहला डोज लिया है। चलिए, वो उनका पर्सनल चॉइस है, परंतु अगर ऐसा बिहेवियर होगा वहां के प्रशासन में, तो किस प्रकार से ये वैक्सीनेशन करा रहे हैं। आखिरी पॉइंट मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और बारी बारी से चीजों को परखने का, देखने का काम करते हुए, उन्होंने जो हमारी ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी एलएमओ की, आज 13,000 मेट्रिक टन हम लोग ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। पीक जो था सेकेंड वेव का, तब हमारी रिक्वायरमेंट 9,000 10,000 मेट्रिक टन थी। आज हमारे पास 13,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है डेली बेसिस पर। जो टैंकर्स थे, जो अरविंद केजरीवाल ऐड दे रहे थे, वो आए ने, हमने टैंकर्स की संख्या को डबल करने का काम किया है। आज वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीन जो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में 2 वैक्सीन उपलब्ध है, बच्चों की भी वैक्सीन की चिंता हम लोग कर रहे हैं, 5 वैक्सीन वेरियस फेजेस ऑफ टेस्टिंग में है। तो मुझे लगता है ये कार्य हम कर रहे हैं, ये स्टेप्स हम ले रहे हैं। और एक बात, कैलाश गहलोत जी ने एक वीडियो ट्वीट किया है, वो दिल्ली का वीडियो है, वो वहां पर सारे हमारे बुजुर्ग, मेरे माँ बाप की उम्र के लोग बैठे हुए हैं बिना कोई सोशल डिस्टेंसिंग के। अभी एक तीर्थ यात्रा के लिए भी इन्होंने ट्रेन चलाई है। मैं तो तीर्थ यात्रा का हमेशा समर्थन करता हूं, परंतु इनको लगता है ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर था। हजारों लोगों को एक साथ एक ट्रेन में, अगर आपको ओमाइक्रॉन से इतना ही डर है तो ये कार्य आप 10-15 दिन बाद करते, एक महीने बाद करते। एक शॉर्ट रिप्लाई संजीव जी का, फिर डॉक्टर रावत के पास जाऊंगा। आप खुद कोविड अप्रोप्रिएट फॉलो नहीं करना चाहते। एक मिनट संजीव जी। शहजाद भाई ही कह रहे हैं कि जो अभी फुल्ली वैक्सीनेटेड है, वो उसका अभी ये जो ओमिक्रॉन वायरस है उस पे कितना 100% ये कारगर है या नहीं है, इसके बारे में कोई डेटा नहीं है। अभी जितने भी वहां पर तीर्थयात्री जा रहे हैं फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, कोरोना के पूरे जो प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जा रहा है। और अब पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई भी कोविड का प्रोटोकॉल को ब्रेक न किया जाए। दूसरी बात कि लगभग 22 मिलियन लोग रोज ट्रेन पे यात्रा कर रहे हैं, तो फिर आपको उस 22 मिलियन लोगों का भी एहतियात रखना पड़ेगा ना। केवल हमने मान लीजिए एक ट्रेन में हमने रोक दिया, उससे ये कोरोना रुकने वाला नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि अगर मान लीजिए ट्रेन पर जाने से ओमिक्रॉन फैलेगा, तो फिर बाकी जो ट्रेन है उसको भी रोकना पड़ेगा। हम तो पूरी तरह से प्रोटेक्शन करके दोनों डोज जिसके सर्टिफिकेट हैं उसको भेज रहे हैं, लेकिन बाकी लोग जो चल रहे हैं। क्या वीडियो है शहजाद जो आप दिखा रहे हैं, क्या वीडियो है ये? हाँ एक सेकंड संजीव भाई, आप एक विधायक है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। ये कैलाश गहलोत जी का मैंने ट्विटर हैंडल खोला, ये वीडियो देखिए। सौरभ जी, आपको दिख रहा है, आपके दर्शकों को, डॉक्टर्स को, संजीव जी को, ये कैलाश गहलोत जी ने एक कार्यक्रम, हाँ ये कार्यक्रम इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और इसमें आप भीड़ देखिए। ये कैलाश गहलोत मंदिर के सामने का वीडियो है। इसमें आपको सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है, आपको मास्किंग दिख रही है। ये यूट्यूब का वीडियो है कैलाश जी। नहीं, आप एक सेकंड संजीव जी, ये देखिए, चिल्लाने की बात नहीं है, नहीं चिल्लाने की बात नहीं है। सौरभ जी, एक सेकंड उनकी आवाज, मुझे संजीव जी क्या आप बता रहे हैं कहां का है ये? मुझे बात कंप्लीट करनी बता रहे हैं कहां का है। एक सेकंड आप शहजाद, आप बोलते तो उनकी आवाज दब जाती है। हाँ, कहां का है ये? सौरभ भाई, ये रामलला के मंदिर के सामने का वीडियो है। ये रामलला का मंदिर, अयोध्या का वीडियो बता रहे हैं। अच्छा, तो वहां शहजाद तो कह रहे हैं अयोध्या का ये, वहां जाकर हम पूर्ण प्रोटोकॉल का पालन पाएंगे। जरा वीडियो कहाँ की है शहजाद भाई, उसको भी जान लीजिए। कह रहा हूं आपसे कि तो मेरा ये चलिए, अच्छा ठीक है, एक सेकंड, ये अयोध्या का हो या दिल्ली का हो
लेकिन आज मुझे बात के तो वक्त करने में एक बात दीजिए। जो आप नेताओं से ज्यादा, नेता भी कह रहे हैं लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं, उसको और गंभीरता से लीजिए कि ये ठीक नहीं है, अभी हम इसको उतने हल्के में नहीं ले सकते हैं। अभी बहुत सारी बातें बता रहे थे शहजाद कि ये केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। मैं संजीव जी से पूछूंगा कि दिल्ली सरकार अब क्या क्या तैयारियां कर रही है, लेकिन वैक्सीनेशन की इतनी डोजेस होना भी क्या किसी तीसरी लहर के लिए पर्याप्त उपाय है? डॉक्टर रावत, अभी अमेरिका में एक डॉक्टर हमको बता रहे थे कि पहली डोज दूसरी डोज कितनी हो चुकी है, 90% के ऊपर, अब तो 30% वहां पर बूस्टर डोज लग चुकी है लोगों को, तब भी वहां पर लहर आ रही है। लेकिन सौरभ जी, जो लहर आ रही है, जैसे इंग्लैंड में अभी 50,000 केसेस आ रहे हैं एवरी डे, उनकी पॉपुलेशन हमसे 115 से भी कम है, लेकिन वहां पर सीरियस केसेस नहीं आ रहे हैं और वहां पर हॉस्पिटल एडमिशन कम है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो एफिकेसी होती है वैक्सीन की, वो हमें थोड़ी हफ्तों बाद मालूम चलेगा कि कितनी एफिकेसी है। कोई भी वैक्सीन 100% कारगर नहीं होती है, जैसे संजीव झा जी ने बोला है, कोई भी वैक्सीन 100% कारगर नहीं होती है। अब जैसे mRNA वैक्सीन है, उनकी एफिकेसी 90 to 95% है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की एफिकेसी अराउंड 80% है जी। अगर कोई नया वेरिएंट आता है तो उसकी एफिकेसी 10% कम हो जाती है, लेकिन 70% एफिकेसी भी सौरभ जी बहुत अच्छा होता है। ठीक है। अगर कोई म्यूटेशन भी होता है, एज लॉन्ग एज एफिकेसी आपकी 50% से ऊपर रहे, वो आपको बहुत हेल्प करती है। अगर आपको कोरोना भी हो गया, वो माइल्ड होगा, ठीक है। सीरियस नहीं होगा, आपको आईसीयू नहीं जाना पड़ेगा, मोर्टेलिटी ना के बराबर होगी। इसीलिए जो मैं कहता हूं कि हमें यह देखना है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई भी वेरिएंट हो, कोई भी, अगर आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखेंगे तो वायरस आपके अंदर कैसे जाएगा? ठीक तो है सर। इसीलिए सारे डॉक्टर साहब, एक चीज, अब क्योंकि समय कम है, 2-3 इंपॉर्टेंट सवाल आपसे और डॉक्टर अरविंद से मैं लेता चलूं। डॉक्टर साहब, अभी डॉक्टर रावत आपसे मैं पूछ रहा हूं, मुझे ये बताइए, अभी हम ये छोड़ दें कि ये इससे हमारी वैक्सीन लग गई बहुत लोगों को, तो उसका असर रहेगा, कुछ नेचुरल इम्यूनिटी का असर भी रहेगा, और इसकी भी जैसा आप बता रहे हैं कि माना जा रहा है कि माइल्ड है इसका रिएक्शन जो होता है, उसका भी कुछ कम असर देखने को मिलेगा। लेकिन जिसे हम लहर कहते हैं, यानी एक एक्स नंबर ऑफ केसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे जब आने शुरू हो जाए, हम कहते हैं एक वेव आ गई कि अब इतने केसेस रोज आ रहे हैं, तो क्या हम रूल आउट कर सकते हैं कि कोई तीसरी लहर नहीं आने जा रही, या ये आके रहेगी? देखिए सौरभ जी, वो हमें हमारे अपने ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखेंगे एज ए पॉपुलेशन, और जहां पर भी केसेस पाए जाते हैं वहां पर स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस हो, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बने, टेस्ट, ट्रैक, आइसोलेट, ट्रीट एंड कंटेन, अगर हम ये करेंगे तो हम जरूर जीत सकते हैं। ठीक है सर, एक खबर आ रही है डॉक्टर रावत, ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर पुणे से एक अपडेट। पुणे में एक ही परिवार के 6 लोगों में इस ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि एक महिला अपने परिवार के साथ नाइजीरिया से पुणे आई हैं और आज ही 7 लोग इस नए संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। अकेले पुणे में अब तक 8 ऐसे लोग पाए जा चुके हैं जिनमें ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण हो चुका है। तो क्या ये ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की एक शुरुआत आपको दिख रही है डॉक्टर अरविंद? सौरभ जी, मैंने आपके पिछले क्वेश्चन के रिप्लाई में भी यही कहा था कि मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूं कि यह वेरिएंट हमारे देश में शायद हर शहर में ऑलरेडी मौजूद है, केवल उसके डिटेक्ट किए जाने की देरी है। और आप देख लीजिए, बिल्कुल वही पैटर्न चल रहा है। पहले बेंगलुरु से आया, फिर कर्नाटका से आया, फिर बैंगलोर से, बॉम्बे से आया, फिर आज दिल्ली में आया, अब पुणे। अगले 24 घंटे में ऐसे ही और 8-10 शहर ऐड होंगे। तो हम ये मान के चलें कि ये हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस हो चुका है। इसके देखिए 4 मेन मुद्दे हैं, अगर आप 2 मिनट दें तो मैं उसको जल्दी से एनुमरेट कर दूं। एक है इसकी इन्फेक्टिविटी, यानी ये कितनी तेजी से फैलता है। दूसरा है इसकी विरुलेंस, यानी ये कितना तीव्र डिजीज कॉज करता है। तीसरा है इसकी लिथैलिटी, यानी कि ये मोर्टेलिटी कितना करता है।
और चौथा मुद्दा है वैक्सीन को एस्केप करता है कि नहीं। इन 4 मुद्दों में से अभी केवल पहले मुद्दे के बारे में हमें क्लियर कट आंसर है कि ये 5 से 6 गुना ज्यादा इंफेक्शियस है स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशंस की वजह से। और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स ऐसे हैं कि शायद इसकी डिजीज माइल्ड है, लेकिन अभी बहुत अर्ली डेज हैं। लास्ट ईयर भी हमें डेल्टा में भी शुरू में माइल्ड लगा था, लेकिन बाद में वो बहुत सीवियर निकला। जो तीसरा और चौथा मुद्दा है उसके बारे में अभी कोई भी फाइनल आंसर आना बाकी है। तो इसलिए आज हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हमारे कर्तव्य 2 कैटेगरी के हैं और ये आपके दर्शकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, कहीं भी वर्ल्ड में इस बात पे डिसएग्रीमेंट नहीं है कि वैक्सीन 100% इनमें हेल्प करेगी। मैं 100% का मतलब ये नहीं कि 100% एफिकेसी है, लेकिन शर्तिया थोड़ा या बहुत हेल्प अवश्य करेगी। इसलिए सारी चीजें छोड़ के ऑल रोड्स शुड लीड टू वैक्सीनेशन सेंटर्स टुमारो मॉर्निंग। हर व्यक्ति जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो लगवाए, आपको इससे प्रोटेक्शन अवश्य मिलेगा। नंबर 2 बात, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो पिछले 2 महीने में हम लोगों ने कम कर दिया था, मैं भी उनमें से एक हूं जिसने शायद ये कम कर दिया था। हम सबको अब फिर से उस सीरियस स्टेज में जाना है कि बिना मास्क के हम घर से नहीं निकलेंगे। बिल्कुल ठीक, आपने इसको जितनी बार कहे वो कम है। एक छोटा जवाब और दे दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। ये हर व्यक्ति केवल इस वक्त एक बात से डरा हुआ है, जो दूसरी लहर में देखा कि अस्पतालों में जगह कम पड़ गई थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, इतने केसेस आए थे, बहुत लोगों की मृत्यु हुई। ये अभी तक हमारे पास कोई जानकारी है कि क्या ये वेरिएंट ओमिक्रॉन वैसे हालात भी पैदा कर सकता है, या अभी हम नहीं जानते? सौरभ जी, सच्चाई यह है कि अभी ये बहुत अर्ली है इसके बारे में कुछ भी कहना। अगर कोई भी व्यक्ति इसके बारे में प्रेडिक्शन करेगा, और मैं सुबह से बहुत सारे प्रेडिक्शन देख रहा हूं, लेकिन अगर आप पिछले 1.5-2 साल का बिहेवियर देखें तो ज्यादातर प्रेडिक्शंस जो हैं इस तरह के गलत प्रूव हुए हैं। जहां लोगों ने कहा केसेज आएंगे, केसेज नहीं आए, और जो सेकंड वेव लास्ट ईयर आई, किसी ने उम्मीद नहीं की थी आई। तो अभी बहुत अर्ली है, हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करेगा, और दूसरा वायरस का कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा। अच्छा शहजाद जी, मैं आपका और अरविंद संजीव जी का कमेंट लेना है। संजीव जी के एक बार वो संजीव जी दिल्ली के बारे में बता दें, फिर आप बताइएगा केंद्र की तैयारियों के बारे में। दिल्ली में हम अब क्या कदम उठा रहे हैं कि भगवान ना करे ऐसी कोई हालात बने तो हम तैयार रहें? और देखिए, अभी जैसा एक केस ओमिक्रॉन का पाया गया है, उसको एलएनजेपी में भर्ती कराया गया और 500 एडिशनल बेड की व्यवस्था की गई है कि अगर कोई ओमिक्रॉन से प्रभावित कोई व्यक्ति आता है उसका ट्रीटमेंट हो पाए। साथ में पैरेलल हम सब लोग 6000 आईसीयू की ऑलरेडी व्यवस्था कर चुके हैं और 40,000 बेड की पहले से ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की गई है। हर जगह ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया गया है, चाहे एलएमओज हैं या बाकी ऑक्सीजन की व्यवस्था, वो सब व्यवस्था कर दी गई है। एक एक्सपर्ट पैनल बना दिया गया है कि ओमिक्रॉन में किस तरह के वेरिएंट हैं और किस तरह से उसको प्रभावी तौर पर उसको हम डील कर सकते हैं। तो दिल्ली सरकार पूरी तैयारी कर रही है ताकि अगर किसी तरह से ओमिक्रॉन या कोरोना वायरस फैलता है तो उसको प्रभावी तौर पर उससे निपटा जाए। ठीक जी शहजाद जी, दिल्ली को सुरक्षित रखना भी आपकी जिम्मेदारी है और देश को भी। देखिए सौरभ जी, जब मैं वो वीडियो बता रहा था, मेरा बोलने का तात्पर्य यही था कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश होने के बावजूद वहां पे केसेस कम थे क्योंकि वहां की सरकार एक अच्छी व्यवस्था कर रही थी। परंतु दिल्ली सरकार में तो हम देख ही रहे, दिल्ली के किसी भी मार्केट में चले जाइए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ना वहां पे फॉलो हो रहा है, ना कोई मास्क लगा रहा है, और दिल्ली सरकार विज्ञापन पर ज्यादा जोर दे रही है और व्यवस्था पर कम। और अब जो बाकी रहा तो वो तीर्थ यात्रा के माध्यम से या किसी भी माध्यम से इस प्रकार से जो बिहेवियर को एनकरेज कर रहे हैं वो गलत है। तो उनको पहले तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था, राजनीति का विषय नहीं है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि अगर हिमाचल जैसा एक राज्य जहां पर टेरेन बहुत मुश्किल है, वहां पर 100% एडल्ट्स को पूरा टीका लगाया जा सकता है। हालांकि मैं भी मानता हूं कि टीकाकरण करना यह गारंटी नहीं है कि कोविड नहीं होगा, परंतु यह सबसे बड़ा गारंटी है कि आपको डिजीज उस तरीके से नहीं होगा जिससे कि आपको आईसीयू में भर्ती होना पड़े। तो दिल्ली जैसा राज्य अभी तक 100% टीका क्यों नहीं लगा पाया, जबकि उसके पास टीके पड़े हुए हैं? कहने के लिए और बहुत होगा। हम लगातार आप लोगों को बुलाकर इस विषय पर बात करते रहेंगे। आज समय इतना ही था, माफी चाहता हूं, आपको मैंने बीच में रोका है, लेकिन शुक्रिया करूंगा आपका, शहजाद पूनावाला जी का, संजीव झा के, डॉक्टर अरविंद जी का और डॉक्टर रावत साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।